जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम क्लास 10th का यूपी बोर्ड का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे ये बैच चल रहा है अचीवर बैच, जिसमें आज मैथ का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और रियल नंबर में आज हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे। ये चैप्टर जो है लगभग 3 लेक्चर का है, 3 से ज़्यादा 4 लेक्चर जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर में इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये चैप्टर जो है नॉर्मली 3 लेक्चर का है। हमारा एक लेक्चर 30 से 40 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। अगर आप इस चैप्टर में इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, जितना हम आज इस लेक्चर में पढ़ाएंगे, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप इस चैप्टर के आधे से अधिक क्वेश्चन कर लेंगे। बस आप थ्योरी पढ़ के देखिए आज। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया, पढ़ लिए, तो आप हमको गारंटी देते हैं कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे। और हम आपको ये भी गारंटी देते हैं कि आपको थ्योरी समझ में आएगा। बस ये आप क्लास देख करके एक बार देखिए, पूरा क्लास एक बार अटेंड करके देखिए। भले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक बार बस इस क्लास को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा करें। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं नंबर क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं बाबू कुछ भी नहीं है। संख्याएं एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। जैसे हम आपसे बात करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तब हम आपसे बातें कर पा रहे हैं। अक्षरों को जोड़ जोड़ करके हम शब्द बना रहे हैं, शब्दों को जोड़ जोड़ करके वाक्य बना रहे हैं, सब हम आपसे बातें कर पा रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है, संख्याएं जो होती हैं ये किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताने वाली भाषाएं होती हैं। जैसे अगर इन मार्कर का हमको बताना है संख्या, तो बताएंगे कि 3 मार्कर है। कितना है? 3 है। ये 3 क्या है? संख्या है। मतलब क्या बताया है? क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताया है। कितने संख्या में मार्कर हैं, तो ये मात्रा बताया है। तो मात्रा बताने वाली भाषाओं को ही हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं संख्याएं। अब बोले 5 केजी आलू है, तो आलू का मात्रा बता रहा है, क्या बता रहा है? 5 केजी। तो ये 5 क्या है? 5 एक संख्या है। वैसे ही बोले कि 10 लीटर दूध है, तो 10 लीटर दूध, इसमें 10 क्या है? संख्या है। तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए हम किनका यूज करते हैं? संख्याओं का यूज करते हैं। और इसमें आता है वास्तविक संख्या। हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी कि रियल नंबर के बारे में। अब संख्याएं जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। 2 तरह की संख्या होती हैं। हमको पढ़ना किसके बारे में? वास्तविक संख्याओं के बारे में। लेकिन हम थोड़ा सा इसका भी परिचय ले लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, जितना आप संख्या जानते हैं सब संख्या वास्तविक संख्या है। जितना संख्या आप जानते हैं सब वास्तविक संख्या, जितना आप जानते हैं सबको वास्तविक संख्या में ढकेल दीजिए। उसके बाद आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में आप क्या करेंगे? तो देखिए काल्पनिक संख्या जो हम बताते हैं वही काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं हैं जो एक्चुअल मैथ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो भी एक्चुअल मैथ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे आप उसको कल्पना में बस याद कर सकते हैं, आपके एक्चुअल लाइफ में वो नहीं रहती है कि नहीं? कई लोग अब ज़्यादा गम में चले जाएंगे, छोड़िए। तो जो काल्पनिक संख्या होती हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वास्तविकता में नहीं होती हैं, जिनकी हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो उन संख्याओं को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब इसमें क्या क्या आती हैं? तो इसमें जैसे मान लीजिए हम रूट में लिख दिए -4, तो ये संख्या मैथ में संभव नहीं है। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करें कि ये काल्पनिक संख्या है कि नहीं? हम बोलने के लिए तुरंत बोल दिए काल्पनिक संख्या कहाँ है, कौन आदमी पूछ दिया कहाँ है, तब क्या बताएंगे? तो देखिए काल्पनिक संख्या ये -4, रूट में -4 क्यों काल्पनिक संख्या? जो भी संख्याएं रूट में होती हैं वो किसी न किसी चीज का वर्ग होती हैं। क्या बोले बाबू? याद रखो, जो भी संख्याएं रूट के अंदर होती हैं वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती हैं। देखिए मान लीजिए ये 2 है, 2 और इसका वर्ग कर दिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं? 4। अब इस 4 को अगर अंडर रूट में बंद करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2। मतलब कि 2 का वर्ग था 4, इसलिए ये अंडर रूट में बंद था। ये हमको मालूम चल रहा है कि जो भी रूट में संख्याएं होती हैं वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती हैं। अब हम कहें कि देखो बाबू, अगर हमको माइनस में संख्या लाना है तो हम जिसका वर्ग कर रहे हैं उसी को माइनस कर देते हैं। मान लीजिए -2 को माइनस कर दिए, -4 लाना है तो -2 कर दिए कि माइनस अगर रहेगा तो इसके वर्ग में भी माइनस आएगा, आना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका वर्ग करके देखते हैं। तो वर्ग का मतलब क्या होता है?
वर्ग करने का मतलब क्या होता है? वर्ग करने का मतलब, पावर का मतलब होता है कि जितना पावर लिखा है उतनी बार इसको गुणा करना, जिस पे पावर लगा है उसका उतनी बार गुणा करना कि जितना पावर है। तो इसका पावर कितना है? 2 है, तो पावर अगर 2 है तो -2 और गुणे -2, जब 2 बार इसको गुणा कर दिए। क्यों 2 बार किए? क्योंकि वर्ग का मतलब यहाँ पे पावर कितना बार लगा है? 2 बार, तो 2 बार गुणा कर दिए। जैसे आप 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा आप जानते हैं क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस मिलके +4 बन जाएगा, है कि नहीं? तो जब भी किसी संख्या का, याद रखिएगा, कोई माइनस संख्या हो, नेगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या, उसका वर्ग करेंगे क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि धनात्मक संख्या आएगा। हमको क्या समझ में आया यहाँ से कि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। बस इतना हमको समझ में आया। हम कहे कि देखो, अगर किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक होता है तो हम रूट में किसी भी माइनस वाले संख्या को बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मालूम है जो भी संख्या रूट में होता है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। जो भी संख्या रूट में है, जैसे रूट में 4 है, ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो इसे वर्गमूल निकाले। तो जो भी रूट में संख्याएं होती हैं वो संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग होती हैं, और किसी भी संख्या का वर्ग कभी माइनस नहीं हो सकता। यहाँ से हम इसको प्रूफ कर दिए। अगर वर्ग करेंगे तो माइनस का 2 बार गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस। यहाँ पे कौन संख्या रहे, 4 रहे, 5 रहे, लेकिन माइनस दोनों के आगे लगेगा ना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस। ऐसे मान लीजिए -5 का वर्ग किए, -5 का वर्ग करते हैं तो -5 गुणे -5, माइनस माइनस मिलके प्लस, क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, प्लस में 25। मतलब कि किसी भी संख्या का वर्ग कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं हो सकता तो हम किसी भी संख्या को अंडर रूट में माइनस के साथ नहीं लिख सकते, अंडर रूट में माइनस के साथ नहीं लिख सकते हैं। तो ये लिखना गलत है, ये मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो कल्पनाओं में हम याद करते हैं वो क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए काल्पनिक संख्या है। तो आशा है कि आपको काल्पनिक संख्या अच्छे से समझ में आया होगा। अब जितना संख्या बचा सबको ढकेल दीजिए रियल नंबर में, यानी कि वास्तविक संख्या में। जितनी भी संख्याएं हम देखते हैं सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याओं के अलावा वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं 1 2 3 4, 4/9, 5/9, 2.1 3, 2.45, रूट में 5 5, रूट में 6, रूट में 7, सब संख्याएं जो होती हैं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जितना आप इमेजिन कर सकते हैं। अब ये वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर जो होती है इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? रियल नंबर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो बाबू, हमारा अंग्रेजी जो है थोड़ा सा कमजोर है, बस डगराते हैं, तो अगर कहीं गलती हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो आप लोग संभाल लीजिएगा। वैसे हिंदी थोड़ा सा डगराते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में हम समझें। परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 5/9, 10/11, 13/15, 13/15, 16/11। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इनको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं? अंश P को मान लिए और हर को क्या मान लिए? Q मान लिए। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो जिनको हम P/Q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा में एक और वर्ड लिखा हुआ है, जहां P तथा Q पूर्णांक है, मतलब कि अंश और हर दोनों पूर्णांक है। अभी बताते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। जिनको मालूम है तो समझ गए होंगे, जिनको नहीं मालूम है उनको अभी हम बताएंगे। पहले बस समझिए कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 2/3, 5/9, 16/11, 10/1, 9/1, ये सब परिमेय संख्या है। जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं बट्टा में, सभी परिमेय संख्या हैं। अब समझिए, परिमेय संख्याओं में हम उदाहरण दिए हैं 2 3 4, रूट में 4, 2.3, 3.33, ये सब संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। कैसे? देखिए, अगर 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? बटा में 1 का मतलब क्या है कि 1 से 2 में भाग दो। 1 से 2 में भाग दोगे कितना जाएगा? 1 2 2, है कि नहीं? तो 2 का 2 फिर से बन गया, मतलब कि 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना हो 2/1, है कि नहीं?
लिखा जा सकता है। बट्टा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ कहता है ना कि कुछ हमसे छेड़छाड़ कर लो, बस हमारे वैल्यू में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। वैल्यू से हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, हमारे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बस मैथ में इतना ध्यान रखिएगा कि वैल्यू में कोई परिवर्तन ना आए। यहाँ पे 2/1 कर दिए, वैल्यू में इसके कोई परिवर्तन नहीं आया, नहीं 1 से 2 में भाग देंगे 2 ही आ जाएगा। तो मतलब कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो मैथ बस इतना ही कहता है। अब इसको P/Q के रूप में लिखिए, Q/S के रूप में लिखिए, कुछ के रूप में लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो अगर हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही 3/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या, इसको भी P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। ऐसे ही 4/1 भी क्या है, परिमेय संख्या, इसको भी P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। ये सारी परिमेय संख्या। ऐसे आप देख रहे हैं कि √4 हम लिखे हुए हैं, √4 को हम P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो √4 को हम लिख सकते हैं बाबू 2, अभी ना किए थे 2 × 2, ऐसे लिखो, ऐसे √4 को हम 2 × 2 कर सकते हैं। एगो जोड़ा बना के 2 बाहर ही निकल जाएगा, एक बार 2 निकल जाएगा, है कि नहीं। अब 2/1 लिखा जा सकता है, मतलब कि ये √4 भी एक परिमेय संख्या है। मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है अगर वो रूट में बंद है, जैसे कि √4, √9, √16, ये सभी संख्या इनका वर्गमूल निकल सकता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है अगर वो रूट में है तो वो परिमेय संख्याएं हैं, उनको परिमेय संख्या बोला जाएगा। और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, जैसे कि √8, √10, √5, इन संख्याओं का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, √8 को करेंगे तो 2 × 2 × 2, है कि नहीं, 3 बार 2, 2 दूना 4, दूना 8, है कि नहीं। तो अगर इसको 8 करते हैं तो 2, एगो 2 का तो जोड़ा बन जाएगा, एगो 2 बाहर निकल जाएगा और एगो 2 अंदर। ये पूरा तरीके से नहीं निकल पा रहा है, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं है, इसका वर्गमूल, कोई वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। तो वर्गमूल जिसका नहीं निकल पाता है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो जिनका वर्गमूल निकल पा रहा है वो परिमेय संख्याओं में रहेंगी। रूट वाली संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, रूट वाली संख्याओं में ही कंफ्यूजन होता है। तो जो रूट वाली संख्या है जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो परिमेय संख्या है, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक समझ में आया, उनका वर्गमूल नहीं निकल सकता इसलिए अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या क्यों होती है अभी हम बताएंगे आपको, बस आप धैर्य रखिए। इनका वर्गमूल निकल सकता है वो क्या है, वो ही क्या है, परिमेय संख्या है। अब पॉइंट में जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय होती हैं, लेकिन कौन कौन से दशमलव संख्या परिमेय होती हैं, जो शांत दशमलव होते हैं। शांत दशमलव का मतलब कि जिनके पीछे ज्यादा अंक ना हो, दशमलव के बाद ज्यादा अंक ना हो, कुछ अंकों के बाद रुक जाए, जैसे कि 2.3, 3 पे रुक गया, 3.39, 9 पे रुक गया, 4.5, 6, 7, 7 पे रुक गया। मतलब जो दशमलव के बाद जाके रुक जाए उसको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत हो गया, कुछ देर बाद जाके शांत हो गया। तो जो शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं, जो शांत दशमलव वाली संख्याएं, ये संख्याएं परिमेय होती हैं। और एक और दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, मान लीजिए 2.33333 करते गए, मतलब कि एक संख्या की आवृत्ति हो रही, मतलब संख्याओं की जब आवृत्ति हो रही है तो वो भी परिमेय संख्या है। जब दशमलव के बाद या तो संख्याएं रुक जाएं या तो उनकी आवृत्ति हो, बार बार वही संख्याएं, जैसे 3 3 3 3 3, ऐसे नहीं कि 2.4 5 6 9 8 बदल बदल के संख्या इसे आया करे, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। ठीक, तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्या है, जिनका दशमलव प्रसार कुछ देर बाद जाके रुक जाता है, मतलब शांत दशमलव, और जिनकी आवृत्ति हो रही होती है। ये अशांत तो है, अशांत दशमलव प्रसार है, मतलब कि कभी रुकेगा नहीं, अनंत तक जाएगा। 2.3333333 कितनों बार लिखो, अनंत तक लिखो। तो वे दशमलव संख्याएं जो शांत होती हैं या वे दशमलव संख्याएं जो अशांत होती हैं लेकिन आवर्ती संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो अशांत आवर्ती संख्याएं जो होती हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये क्या होती हैं, ये होती हैं परिमेय संख्याएं। कैसे होती हैं एक बार इसको भी समझा देते हैं। जैसे देखिए हम 2.3 को हम लिख सकते हैं, 2.3 को हम बट्टा में 10 और गुणे में 10 कर सकते हैं कि नहीं। 10 से 10 मर गया, 2.3, वैल्यू में परिवर्तन कुछ भी नहीं। मैथ कहता है बस वैल्यू में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, हम काटेंगे नहीं, इसको परिमेय बनाना है। इसको क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जब भी किसी दशमलव वाले संख्या में
10 से गुणा होगा वो 0.1 अंक पीछे चला जाएगा। 10 से जैसे गुणा होगा 0.1 अंक पीछे, मतलब 23.00 है कि नहीं। और बटा में 10 रह गया, इस 10 से इसमें गुणा हुआ था, बटा में 10 रह गया। अब इसको 23/10 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है कि नहीं। तो ये परिमेय संख्या हो गया। 2.3 क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया परिमेय संख्या। वैसे ही हम यहाँ पे लिखे हैं 3.33। अब देखिए ये 3.33 कहाँ से आया है, हम समझाते हैं। 10/3 को आप देखेंगे, 10/3 तो 3 से 10 में भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 बार, फिर 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, ऐसे जाता रहेगा, है कि नहीं। देखिएगा आप भाग दे करके, तो 3.3333 ये अशांत आवर्ती आ जाएगा। ये देखिए कि हम परिमेय संख्या से आया हुआ, तो अगर परिमेय संख्या से आए हुए मतलब ये भी परिमेय है, ठीक। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और दशमलव में कौन कौन सी आ जाएंगी, तो शांत परिमेय शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और रूट वाले में कौन कौन से, जिनका वर्गमूल निकल सकता है। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनको p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते, जिनको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं, उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कैसे, तो देखिए अगर हम कहें कि √2 ये अपरिमेय संख्या है, क्यों अपरिमेय संख्या है इसको भी बताते हैं हम आपको। √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। ये क्यों अपरिमेय संख्या है इसको भी हम बताएंगे। बस समझिए कि जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो अपरिमेय संख्या है, जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो अपरिमेय संख्या है। या जो अशांत अनावर्ती संख्या है, जैसे 2.1 0 2 3 4 6 8 7 .., ऐसे बहुत सारा संख्या आ रहा है, अनंत तक ही चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको क्या बोल देंगे, ये भी अपरिमेय संख्या है। जो खत्म हो जा रहा है दशमलव के कुछ देर बाद वो तो परिमेय है, जो खत्म नहीं हो रहा है अनंत तक चल रहा है लेकिन कुछ संख्याओं की आवृत्ति हो रही तो वो भी परिमेय। लेकिन जब संख्याओं की आवृत्ति भी ना हो, अनंत तक चले, तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब ये देखिए, समझिए पहला √2 अपरिमेय संख्या क्यों है। √2 अपरिमेय संख्या इसलिए है कि √2 का हम अगर मान निकालते हैं तो 1.41 ... ऐसे कुछ आते रहता है, मतलब ये अनंत तक चलता है, अनंत तक चलता है। और दशमलव में जो संख्याएं अनंत तक चलती हैं और संख्याओं की आवृत्ति नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अभी हम बताएं। वैसे जिनका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर हम उनका वर्गमूल निकालेंगे, जैसे √2 का वर्गमूल निकाले 1.41 ... ऐसे कुछ चलता रहे, वैसे ही 3 का वर्ग निकाल देंगे, √3 का वर्गमूल निकाल देंगे 1.7 ऐसे कुछ आता रहेगा, ठीक। तो मतलब आता ही रहेगा, तो उनको क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अनंत तक जाती हैं, इनका दशमलव प्रसार ऐसे। अभी हम वर्गमूल निकाले हैं √2 का, तो आप कहेंगे निकल गया, लेकिन बाबू ये अनंत तक जाने वाला संख्या, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, बस समझिए कि जो रूट में से नहीं निकल सकता वो अपरिमेय है। जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक जा रहा है और क्या है, आवर्ती नहीं है, मतलब कि बार बार संख्याओं की आवृत्ति नहीं हो रही, तो वो भी क्या है, वो भी अपरिमेय संख्या है। और उसके अलावा सभी परिमेय संख्या है, मतलब इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए जैसे मान लीजिए 2.1 0 3 4 2 3 4 6 8 7 ... ऐसे अनंत तक चल रहा है। अब हम इसमें क्या चीज़ से भाग दें पते नहीं चल रहा है, क्या चीज़ से गुणा करें कि इसका पूरा दशमलव हट जाए, नहीं ना पता चल रहा है। कितना जीरो वाली संख्या से भाग देंगे, 1 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे तो 0.1 अंक, 2 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे 0.2 अंक, ऐसे 3 कितना अनंत तक जा रहा है, कैसे भाग कैसे गुणा करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि ये पूर्णांक के रूप में बदल ही नहीं पा रहा है ना बाबू। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें दशमलव ना हो, ये बिना दशमलव वाली संख्या में नहीं बदल पा रहा है। और परिमेय संख्या का मतलब होता है कि p/q के रूप में हो और pq पूर्णांक हो, pq क्या हो, पूर्णांक हो। ये जो 2 दशमलव ये कुछ है, इसको हम किसमें, पूर्णांक में बदल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब पूर्णांक में नहीं बदल पा रहे हैं तो p/q के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पे शर्त दिया हुआ है परिमेय संख्या का कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि दशमलव संख्या होगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो दशमलव संख्या नहीं होना चाहिए, p बाई क्यू पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में जब हम इन संख्याओं को बदल ही नहीं पाएंगे तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। पूर्ण संख्या वैसे अलग हो जाता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के रूप में ही होना चाहिए। समझ में आया। तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब आता है इसमें क्या, अशांत अनावर्ती, यानी कि जिनकी आवृत्ति नहीं होती है, अशांत होती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं, कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। जैसे देख पा रहे हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 5 0, अभी कभी खत्म नहीं होगा, आवृत्ति भी नहीं हो रहा है, हर बार जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है कि नहीं। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमको अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बारे में। अब परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं फर्दर 3 तरह की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, एक होता है पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं क्या, होल नंबर, और एक होता है पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। बोले ना बाबू इंग्लिश हमारा थोड़ा डगरता है, तो कोनो का इंग्लिश गड़बड़ाया होगा तो हमारा दोस्त नहीं है, आप बुक से मिला लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक को इंटीजर। आशा है कि सही होगा। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या कुछ भी नहीं है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, 1 2 3 मतलब गिनती, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई गिनते गए। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। गिनती क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा। गिनती कितना तक कर सकते हैं, 1000 लाख अनंत महाशंख दुका होता है, कितना गिनती करेंगे। तो जो गिनती अनंत तक जाता है वो क्या, प्राकृतिक संख्या है। गिनती क्या है, आज से याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत दूर तक कितनों गिन सकते हैं, ठीक। पूर्ण संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में आगे बस 0 1 बढ़ा लीजिए, मतलब गिनती अब 0 से शुरू करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 महाशंख अनंत तक चल जाइए, खत्म। ठीक, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर में बस 0 जोड़ना है, होल नंबर। देखिए होल से याद रखिएगा, होल कैसा होता है, गोल होता है। तो होल वो 0 से शुरू होगा, 0 कैसा होता है, गोल होता है। तो इसे याद रखिएगा कि होल नंबर 0 से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो प्लस में भी अनंत तक जाती हैं, 0 से शुरू होकर प्लस में अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक। देखिए 0 से यहाँ से 0 से शुरू हुई, माइनस में गई, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत तक। इधर भी 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। मतलब कि 0 से शुरू होकर दोनों तरफ अनंत तक जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, यानी कि इंटीजर बोलते हैं। तो वहाँ पे यही लिखा गया था कि p/q जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए। इन्हीं संख्याओं में से कोई एक होना चाहिए, या तो माइनस में प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इन संख्याओं में से कोई एक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4 कुछ भी माइनस में हो प्लस में हो, बस संख्या पूर्ण होना चाहिए, बस यही है। ठीक, अब आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इन 4 भागों में विभाजित होती हैं। तो सम संख्याएं तो छोटा छोटा बच्चा को मालूम है। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। 2 4 6 8 10 12 14 इसी डट अनंत तक। ठीक, विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, जिनमें 2 से भाग न किया जा सके। विभाजित होने का मतलब भाग करना, तो 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में, 4 में 2 से भाग देंगे 2 बार में, 6 में 2 से भाग देंगे 3 बार में, 8 में 2 से भाग देंगे कितने बार में, 4 बार में,
10 में 2 से भाग देंगे 5 बार में। तो मतलब हर एक संख्या जो होती है सम संख्या वो 2 से विभाजित होती है, उसमें 2 से भाग किया जा सकता है, पूरा संख्याएं कट जाएंगी। ठीक। विषम संख्याएं वे संख्या जिनमें 2 से भाग न किया जा सके, जो 2 से भाज्य न हो, उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे कि हो गया 1, 3, 5। जनरली 1 को किस में रखा जाता है? विषम संख्या में, लेकिन इसको दोनों में माना जाता है, विषम और सम। ठीक। तो जनरली रखा जाएगा विषम में, याद रखिएगा 1 विषम संख्या, लेकिन कभी कभार इस सम में भी चला जाता है, तो इसलिए हम विषम में भी इसको नहीं लिखते हैं, बस मानते हैं कि विषम है। तो कहाँ से शुरू होता है विषम संख्या? 3 क्या हो गया? 3, 5, 7, 9, 11, 13 डट अनंत तक। मतलब जो संख्या 2 से विभाजित ना हो सके, जिनमें 2 से भाग न किया जा सके, वे संख्या विषम संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या जिनमें कि भाग किया जा सके किसी संख्या से। जैसे मान लीजिए अगर 10 है तो 10 में किसका किसका भाग जा सकता है? 2 का भाग जा सकता है, 5 का भाग जा सकता है। तो मतलब वे संख्याएं जिनमें एक और खुद संख्या के अलावा, जैसे मान लीजिए 5 है, अगर 5 में किसी संख्या से भाग देंगे तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 5 को काट सके। एक से भाग कर सकते हैं 5 में, 1 पचे 5 आ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही 5 में 5 का भाग भी दे सकते हैं, 5 में 5 का भी भाग दे सकते हैं, तो 5 का नम 5। तो मतलब वे संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्याएं विभाजित करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 को 10 के अलावा, 10 से तो 10 कटिए जाएगा, 10 से 1 से भी 10 कट जाएगा, लेकिन इनके अलावा भी कोई और संख्या काट रही है। कौन कौन सी संख्या? 10 को 2 काट सकता है, 10 को 5 काट सकता है, तो ये भाज्य संख्या है, जिनको एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्याएं भी काट सके, तो वो भाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि भाज्य संख्याओं में क्या आ जाएगा? तो भाज्य संख्याओं में आ जाएगा आपका 4, उसके बाद क्या आ जाएगा? 6, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा 8, उसके बाद क्या आ जाएगा? 9 के अलावा 10 के अलावा 12, ऐसे 14, 16, 15 भी आ जाएगा, 14, 15, 16, ऐसे डट बहुत सारी संख्याएं आती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं जिनको एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या विभाजित न कर सके। जैसे कि 5 को 1 से विभाजित किया जा सकता है या तो 5 से विभाजित किया जा सकता है, और कोई संख्या नहीं है, तो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित न होने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होंगी खुद और 1 के अलावा। तो इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ जाएगा 3, देखिए 2 से आ जाएगा, 2 को भी 1 और 2 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं आएगा, 11, उसके बाद 13 के बाद क्या आ जाएगा? 13 के बाद 15, 16, 17 आ जाएगा, ऐसे डट बहुत सारी संख्या, 17 के बाद 19, ऐसे बहुत सारी संख्या आ जाएंगी जो कि स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या होगी। ठीक, अभाज्य संख्या होगी। तो आशा है कि आपको सम संख्या समझ में आया, विषम संख्या समझ में आया, भाज्य संख्या समझ में आया, अभाज्य संख्या समझ में आया। अब आते हैं सअभाज्य संख्या। एक संख्या होती है सअभाज्य संख्या, इसको समझते हैं। देखिए, जब ब्याह नहीं हुआ रहता है ना, तो आदमी कुंडली मिलाता है तो सब कुंडली में सब गुण मिल रहा होता है। जब पति पत्नी को आप देखेंगे जिनका शादी नहीं हुआ रहेगा, मतलब अभी शादी से पहले लड़का लड़की का सब गुण मिल रहा होता है, 36 का 36 गुण मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ब्याह होता है कौनो गुण नहीं मिलता, एक को गुण नहीं मिलता है। कौन किस्मत में लिखा था ऐसा पति मिला, मतलब हमारा से एक को गुण नहीं मिलता है। ऐसे मतलब देखे होंगे आप पति पत्नी में, वैसे यहाँ पे सअभाज्य संख्याएं होती हैं। सअभाज्य संख्या वे संख्या है जो अगर साथ में आ जाए तो उनको एक और स्वयं के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका ना हो। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं। देखिए, सअभाज्य संख्या मतलब कि अगर साथ में रहेंगी तो उनके लिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों को विभाजित कर सके। जैसे मान लीजिए 4 और 9, इनमें कोई ऐसी संख्या 4 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, 9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं।
कोई ऐसी संख्या, एक संख्या ऐसी नहीं है जो कि इन दोनों को विभाजित कर सके। जैसे हम 4 और 8 लिए तो 4 और 8 दोनों को विभाजित करने वाला 2 एक ऐसी संख्या है, मतलब कि एक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सकती है 2। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य का मतलब कि दोनों अगर साथ में हो उनके लिए कोई उभयनिष्ठ संख्या ऐसी नहीं है, जो कॉमन संख्या ऐसी नहीं है जो कि उनको डिवाइड कर सके। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि उनको कोई एक ऐसी संख्या विभाजित ना कर सके जो कि दोनों को विभाजित करे, दोनों को विभाजित करे। ऐसी संख्या कोई है ही नहीं, एक के अलावा और स्वयं के अलावा। एक के अलावा देखिए 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है एक बार और समझा देते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, है कि नहीं। 2 दूना 4 और 3 3 9, बात देख के 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। वैसे यहाँ पे हम लिखे थे 4 और 8। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, है कि नहीं, है ना। तो अब इसमें इनका ये 4 का गुणनखंड है। 2 गुणे 2 लिखे ना 4 को, तो ये 4 का गुणनखंड है 2 गुणे 2। वैसे 9 को लिखे 3 गुणे 3, तो ये 3 गुणे 3 क्या है, 9 का गुणनखंड है। यहाँ पे भी वही चीज है, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें इन दोनों में आप देखेंगे तो 2 जो है इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। इनके गुणनखंड में क्या है, 2 कॉमन है। और इनके गुणनखंड में खोजने जाइए कुछ कॉमन नहीं है, कोनो गुण नहीं मिल रहा है, एक को गुण नहीं मिल रहा है। तो क्या है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है। तो जब किसी संख्या का एक के अलावा, देखिए जैसे 4 लिखे थे, 4 और 9 लिखे थे, 4 9, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 का नाम 4। ऐसे 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1। अब एक इसमें उभयनिष्ठ है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड नहीं होता। किसके अलावा, एक के अलावा। एक को आपको हटा देना। तो एक के अलावा वे संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उनको क्या बोलते हैं, उनको अभाज्य संख्या। जैसे 4 और 9 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वैसे 3 8 और 17, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं। और 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे 1। इन तीनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई कॉमन दिख रहा है, कोई एक जैसा दिख रहा है, नहीं। तो इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब किन्हीं संख्याओं का, किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के युग्मों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। मतलब अगर ये साथे आ जाएं तो इनका एक को गुण मैच ना करे। कुंडली पहले मैच कर रहा था, अब नहीं मैच करेगा, है कि नहीं। शादी के बाद नहीं मैच करेगा, वही यहाँ पे हाल है। तो वही उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या होती है। और इनका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा परिभाषा क्या है, तो इनका दूसरा परिभाषा है कि जिनका HCF यानी कि क्या हो, मस यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि 4 और 9 लिखे, 4 और 9 को 2 गुणे 2 लिख दिए और 9 को 3 गुणे 3 लिख दिए और गुणे 1 दोनों में लगा दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, क्या है, एक है, बस एक के अलावा और कोई नहीं। तो क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा परिभाषा बना सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वे संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। HCF यहाँ पे कॉमन गुणनखंड क्या है, केवल 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि जिनका क्या हो, HCF यानी कि मस 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। या बोलेंगे जिनका 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। बतिया 1 के है नहीं से कान पकड़ो, है नहीं से पकड़ो, बात 1 के है। HCF 1 हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ और ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, HCF या मस। मस का मतलब होता है उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड, 1 के अलावा और कुछ नहीं। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये इसका लास्ट टॉपिक है।
थ्योरी का लास्ट टॉपिक है क्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आपके चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए किसी भी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, यही क्या कहलाता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। जैसे कि हम 4 को लिखे थे अभी 2 गुणे 2 गुणे 1, तो इनके गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। किस गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, अभाज्य। 2 अब किसी भी संख्या से स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, ये अभाज्य संख्या है। 2 यहाँ पे भी अभाज्य, 1 भी अभाज्य है। मतलब कि वे संख्याएं जिनको यहाँ पे लिखा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुणन के खंडों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे 9 है, 9 एक भाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड कर देंगे 3 गुणे 3, 3 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में टूट गया। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या आ जाएंगी, अभाज्य संख्याएं वे मतलब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या हो जाएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हो जाएगा कि संख्याओं को हम उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं। और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय एक और चीज बताता है, इसको बता करके हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये भी बताता है कि 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 1 लिखो या 4 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 2 लिखो, बात एक है। 6 बराबर आप 2 गुणे 3 लिखो, अच्छा है 6 बराबर 3 गुणे 2 लिखो, बात एक है। मतलब कि गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का क्रम मैटर नहीं करता, मतलब कोई भी इसका मतलब नहीं बनता। अभाज्य संख्याओं का क्रम अभाज्य गुणनखंड में इधर उधर हो सकता है, सबका मान वही होगा। 6 को 2 गुणे 3 लिखिए 2 3 6, या 3 गुणे 2 लिखिए 3 गुणे 6, बात तय की। यही कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा जा सकता है, उनका क्रम कुछ भी हो सकता है, दिक्कत नहीं, बस इतना ही। तो आशा है कि आपको इस चैप्टर की थ्योरी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए सॉरी, हम इस बार साइंस के थोड़े से साइंस वाले पीरियड में हम क्या पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। सोमवार को साइंस रहता है, सोमवार मंगलवार बुधवार, उस दिन हम मैथ पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि थ्योरी पढ़े हैं, भूला जाएंगे आप, तो उसके बाद क्वेश्चन बताने में हमको दिक्कत होगा, फिर थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। इससे बढ़िया लगातार पढ़ा देंगे। वैसे आपका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से तो हम बहुत आगे चल रहे हैं। अभी मई के लास्ट तक हमको इन दोनों चैप्टर को ख़त्म करना है, और हमको मैथ में 2 गो लेक्चर और ही चाहिए इसके बाद, और साइंस में 1 गो खत्म। 3 गो लेक्चर और हमको पढ़ना ही है। तो 3 लेक्चर पढ़ने में कितना दिन लगेगा, अभी तो 15 दिन 16 दिन बाकी है, तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सबका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस चैप्टर खत्म होने का इंतजार करिए। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा डिस्क्रिप्शन में आपको या तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। PDF नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, आप वहाँ से तैयारी कीजिए, हम आपको सब कुछ देंगे, बस आपको तैयारी करना है। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे। देखिए पंखा नहीं चला रहे हैं कि आवाज़ आपका सही नहीं आएगा, हमारा सही नहीं आएगा, आपका तो सही आएगा। हमारा सही नहीं आएगा तो आपको देखने में परेशानी होगी, तो हमको गर्मी भी हो रही। सारी चीज़ें हम झेल करके भी आपके लिए सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, आपका दायित्व तो बनता है। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।